जिंदगी में आगे बढ़ते रहने की जापानी कला। वैसे भी जापान और वहां के लोगों के सक्सेस के बारे में पूरी दुनिया जानती है। टेक्नोलॉजी में तो उनकी बराबरी करना काफी बड़े बड़े देशों को पॉसिबल नहीं है। इसलिए अल्बर्ट लीबरमैन ने लिखी है वर्ल्ड फेमस बुक गणबाते, जिंदगी में आगे बढ़ते रहने की जापानी कला। दोस्तों, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर किसी के जिंदगी में दुख, परेशानी, सेटबैक आता ही है। ऐसे मौकों पर हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। इंसान निराश हो जाता है, जैसे जिंदगी से पीछे हट जाता है। लेकिन गणबात एक ऐसी तकनीक है जो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना सिखाती है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक आगे बढ़ते रहना सिखाती है। लेकिन ये उतनी आसान बात नहीं होती। कई बार लोग परिस्थिति के सामने घुटने टेक देते हैं। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लोगों को हमेशा किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा तरीका जिससे उन्हें गाइडेंस मिले, और गणबाते एक ऐसा तरीका है जिससे हमें वो गाइडेंस मिलता है। सिर्फ गाइडेंस ही नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा सटीक तरीका मिल जाता है जिससे आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन से रास्ता निकलकर आगे बढ़ सकते हैं। गणबाते का अर्थ है कठिन प्रयास करना, कड़ी मेहनत करना, अपनी पूरी कोशिश करना, हिम्मत करना। ये सारे शब्द आपको एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके अलग अलग मतलब हम आगे समझेंगे। गणबाते शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। इसका उपयोग आग्रह करना इस अर्थ में भी किया जा सकता है, जैसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आग्रह करना। जब तक आप सच्चे मन से किसी चीज को नहीं चाहते, तब तक उसके लिए हट नहीं करते, तब तक उसे पाने की पूरी कोशिश नहीं करते। तो गणबाते सिर्फ हमें आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी इच्छा के लिए आग्रह करना भी सिखाता है। तब तक जमे रहो जब तक सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो देर किस बात की, आइए जान लेते हैं क्या है सक्सेस हासिल करने की जापानी कला, क्या सिखाता है गणबाते हमें। आप बने रहिए शो के साथ। हमारे मछुआरे भाइयों के लिए बनाया गया ये फेमस गाना तो आप सबने सुना ही होगा ना, लेकिन क्या आपने कभी उनकी जिंदगी को ऑब्जर्व किया है? कभी सोचा है उनकी जिंदगी कितनी रिस्की होती है? हर रोज समंदर की उफनती लहरों का सामना करके छोटी सी नाव लेकर वो बीच समंदर में पहुंच जाते हैं। समंदर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लहरें होती है कि बड़े से बड़े जहाज को हिला दे। कभी कोई तूफान अचानक से आ जाता है। समंदर का मौसम कब कैसे बिगड़ जाए ये कौन बताए, लेकिन फिर भी हमारे मछुआरे भाई डटकर हर परिस्थिति का सामना करते हैं और समंदर की असीम शक्ति का सामना करके अपनी नाव किनारे तक ले आते हैं। अगर आप गौर से उनकी जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो आपको जिंदगी के हर हालात का सामना करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। जिंदगी का हाल भी तो उसी समंदर की उफनती लहरों की तरह होता है। जिंदगी में संकट की बड़ी बड़ी लहरें जरूर आती है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उन मछुआरों की तरह डटकर सामना करते हुए अपनी नाव किनारे लगा सकते हैं या नहीं। गणबाते की यही प्रेरणा है, उसी नाव की तरह समंदर का सामना करके अपनी नाव किनारे तक ले जाना, यानी अपनी मंजिल हासिल करने तक आने वाले हर संकट का सामना करना गणबाते की पहली इंस्पिरेशन है। कुछ लोग गणबाते का अनुवाद सौभाग्य या कड़ी मेहनत के रूप में करते हैं, लेकिन इसका मतलब डट कर रहो ऐसा भी होता है, क्योंकि इसका उपयोग अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में किया जा सकता है, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शुभकामनाएं देना शामिल है जो कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है जो बीमार है या जिंदगी में एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। गणबाते के कई सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गणबाते हर अच्छी बुरी परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने की सलाह देता है। गणबाते शब्द का आम तौर पर मतलब है मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक, अगर आप किसी से कहते हो
कि सर्वश्रेष्ठ से बेहतर करो। इसका साफ मतलब यही होगा कि वो पूरी कोशिश नहीं कर रहा है, और अगर वो पूरी कोशिश करे तो शायद उसकी जिंदगी में और बेहतर परिणाम आ सकते हैं। 2. जब कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ करने का दिखावा करना चाहता है तो वो कितनी भी बार गणबातें कह दे, उसका परिणाम सर्वश्रेष्ठ नहीं आएगा, क्योंकि दिखावे से रिजल्ट नहीं मिलते। 3. गणबातें का मतलब है कि अगर बीच रास्ते में आपकी कोई परियोजना यानी लॉन्ग टर्म प्लान्स चल रहे हो तो चाहे जो हो जाए, काम पूरा करने के लिए लगातार सफलता की तलाश करना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। जापान के इतिहास के बारे में भला कौन नहीं जानता, खासकर हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉम बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जापानियों को जो सेटबैक मिला था, ग्लोबल मार्केट में जगह तंग हो गई थी, इकोनॉमी को जबरदस्त झटका लगा था। इन सारी मुश्किलों के बाद जापान के लोगों ने कुछ ही सालों में खुद को संभाला और फिर एक बार टेक्नोलॉजी में नए इन्वेंशन करके देश को आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, बल्कि इससे लोगों की पर्सनल लाइफ भी बेहतर होने लगी और आज इस टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया जापान का लोहा मानती है। क्वालिटी का दूसरा नाम जापान बन गया है। ये उनकी काम करने की, जिंदगी जीने की स्ट्रेटेजी है कि जब तक मनचाहा रिजल्ट हासिल नहीं होता तब तक वो कोशिश नहीं रोकते हैं। एक टीम कॉइन की जाती है जिसे एक्स्ट्रा माइल एफर्ट्स कहा जाता है, मतलब थोड़ा और एफर्ट्स डालने से काम और बेहतर बनता है। खासकर जब बात प्रोफेशनल लाइफ की आती है तब हमें और ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत होती है। चाहे जॉब हो या बिजनेस, किसी भी काम में प्रोफेशनली एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना जरूरी होता है, क्योंकि बेहतर प्रोफेशनल रिजल्ट्स जिंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। कुछ कॉमन जरूरी बातों का हम ध्यान रखना होता है, जैसे 1. हर चीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए तैयार रहिए। 2. सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले नजरिया साफ रखिए। जब तक मंजिल ना मिले तब तक रुकना नहीं है। 3. कुछ करने या पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। 4. सेल्फ डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन हो तो ही आप अपने हर काम को ठीक से मैनेज कर सकते हैं। 5. किसी भी काम में कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तभी उस काम में अपना 100% परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। 6. फेल्योर का डर दिल में रखकर उसके बारे में सोचते मत बैठिए। फेल्योर की चिंता में हम अपना पूरा एफर्ट नहीं डाल सकते। किसी भी काम को करते वक्त उसके पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचकर मेहनत कीजिए। याद रखिए, अगर समंदर में नाव उतारी है तो लहरों से टकराएगी और लहरों को उठने से आप रोक नहीं सकते, बस आप उनका सामना कर सकते हैं। आप किसी प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप फेलियर से परेशान होकर पीछे हट जाते हैं, डिप्रेस होकर हार मान लेते हैं, या फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेहनत करते हैं। आजकल प्रोफेशनल लाइफ में आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के बारे में काफी सुना होगा। ये गनबाते का एक ही नजरिया है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएगी ये पत्थर की लकीर है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हो या गरीब, टैलेंटेड हो या ऑर्डिनरी, एम्प्लॉय हो या बॉस, जॉब कर रहे हो या बिजनेस, किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉब्लम इंसान की जिंदगी का अटूट हिस्सा है। जैसे समंदर में लहरों का नाता है, वैसे ही जिंदगी और प्रॉब्लम का अटूट रिश्ता है। सवाल इतना है कि आप उस प्रॉब्लम का सामना करके आगे बढ़ते हैं या बीच रास्ते में टूटकर बिखर जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपकी जीत की तरफ एक और कदम होता है। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने से आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और ये दोनों बातें सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी होती है। लाइफ में हमेशा एक्स्ट्रा माइल एफर्ट्स डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप ज्यादा का टारगेट रखते हैं तब किसी भी मेंटल,
फिजिकल, फैमिली प्रॉब्लम्स या अपने प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। इसके लिए हमें कुछ जरूरी बातें याद रखनी है। पहले प्रॉब्लम को समझिए, फिर सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, उस प्रॉब्लम से सीख लीजिए और आगे कभी ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना आए इसका इंतजाम कीजिए। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सक्सेस एक प्रोसेस है। इस जर्नी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और कड़ी मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना रुके बिना थके चलते रहेंगे तभी तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। किसी भी काम में 100% एफिशिएंसी देना जरूरी होता है और यह तभी मुमकिन है जब आप फोकस्ड हो। फोकस्ड रहकर कड़ी मेहनत करने से आपको एनर्जी मिलती है और आप बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। ये मत सोचिए कि आपको मंजिल मिलेगी या नहीं, क्योंकि फेल्योर का डर कभी इंसान को पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करने देता। हम सभी में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है और हमें अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना चाहिए। अगर आप कोई काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं, तो उसी वक्त थोड़ा रुक जाइए और रिलैक्स कीजिए। काम को पूरी तरह रोकने से बेहतर है एक शॉर्ट ब्रेक लेना। बस चलते रहना है और चलते ही रहना है। लेकिन क्या सच में इससे सक्सेस मिलता है? क्या कहता है गणबातें इस बारे में? जानेंगे अगले एपिसोड में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीतन राम मांझी का ये फेमस डायलॉग एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। ये डायलॉग सुनते ही हम इतना मोटिवेट फील करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल है। जीतन राम मांझी ने अपने गांव से शहर तक का रास्ता बनाने के लिए अकेले ही पहाड़ खोद डाला, पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया। तो क्या हम अपनी जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियों का सामना नहीं कर सकते? गणबातें में भी ऐसी ही कहानी बताई जाती है कि एक बौद्ध भिक्षु पहाड़ पर साधना के लिए बैठे। वो 3 साल तक उस पहाड़ पर बैठे रहे और पहाड़ पिघल गया। इस कहानी का मतलब ये है कि अगर आप डट कर रहे तो पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। गणबातें एक ऐसी जापानी असाधारण यानी नैरेटिव है जो आपके पास जो कुछ भी है उससे सर्वोत्तम हासिल करने पर फोकस करता है। चलते रहो और अपना सब कुछ दो। ऐसे शब्द के पीछे की भावनाओं को दिखाता है। जिस तरह जीवन में अपूर्णता में भी सुंदरता है, ऐसा माना जाता है। गणबातें आपको सिखाता है कि मुश्किलों को कैसे दूर किया जाए और आगे बढ़ते हुए अपूर्णता को पूर्ण कैसे किया जाए। ये मोटिवेट करता है कि आगे बढ़ते रहे। एग्जाम्पल के लिए फिल्मी डायलॉग कहा जाता है कि प्यार अधूरा रह जाए तो उसी में जिंदगी का मजा है। अधूरा प्यार जिंदगी को बदल कर रख देता है। लेकिन गणबातें सिखाएगा कि प्यार को हासिल करने के लिए अपने आप को बदलो, अच्छे और बेहतर इंसान बनो ताकि आपका प्यार आपके पास लौट आए। जिंदगी में तब तक बेहतर बनने की कोशिश करो जब तक कि आपको आपका प्यार ना मिल जाए। ये बस सोच का फर्क है। कोई सैड सॉन्ग सुनते ही जिंदगी जीता है तो कोई खुद को बेहतर इंसान बनाकर अपना प्यार हासिल करता है। ये बस एक एग्जाम्पल है। ठीक इसी तरह जीवन के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। गणबातें जापानी तरीके से किसी भी सिचुएशन के लिए फ्लेक्सिबल बनने के लिए एक मोटिवेशन है, लेकिन साथ ही साथ व्यवहारिक मार्गदर्शन यानी गाइडेंस भी देता है। ऐसे तरीके जिनसे आप एक खुशहाल और सेटिस्फाइड जिंदगी हासिल कर सकते हैं। इनमें शामिल है मुश्किल को असंभव से अलग करना। मतलब कोई काम मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसलिए सबसे पहले मुश्किल और असंभव में फर्क करना सीखना चाहिए। विफलता का उपयोग करना यानी फेलियर से सीख लेना। हर इंसान को जिंदगी में छोटे बड़े फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। सवाल है कि फेलियर के डर से हम पीछे हट जाए और बार बार वही गलती दोहराए, या फिर फेलियर से सबक लेकर ऐसी गलती दोबारा ना हो इसलिए कोशिश करें। गणबातें सिखाता है फेलियर से सबक लेना चाहिए, ना कि सेटबैक। करेज डेवलप करना मतलब
कोई काम मुश्किल लग रहा हो फिर भी उसे करने की हिम्मत जुटाना। अगर हिम्मत नहीं होगी तो उस काम में कोशिश भी नहीं होगी। जागरूकता के भावना के साथ दिमाग से काम करना, यानी आसपास की सारी बातों को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना। जब हमें सिचुएशन अच्छे से पता होगी तभी हम सही फैसले ले सकते हैं। फिर आता है लगातार सुधार करना, यानी खुद के परफॉर्मेंस को अपडेट और अपग्रेड करते रहना। इसके बाद मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना ताकि मेंटल हेल्थ मजबूत बनी रहे, किसी भी संकट से जुड़ने की हिम्मत मिले और एक स्टेडी ग्रोथ हम हासिल कर पाए। गणबाते में ये सारी बातें शामिल है जिनको हम डिटेल में समझेंगे। जहां जिंदगी में कई सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, वही एक चुनाव होता है कि हम उन सिचुएशन में कैसे पेश आते हैं, कैसे उनका सामना करते हैं। गणबातें इस बारे में है कि हमारे पास जो कुछ भी हो हम उसका सबसे बेहतर इस्तेमाल करें। हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करने के सॉल्यूशन निकालें और इस फैक्ट को पहचाने कि भले ही हम हर बार सफल न हो पाए, फिर भी हम जानते हैं कि हमने अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अपना 100% एफर्ट दिया, तभी हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। कांस्टेंट चेंज के लिए हमेशा तैयार रहने की काबिलियत हम सबके पास जाती है। हम सब उसे पहचानने में गलती कर बैठते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको बाइक पर घूमने की आदत है, लेकिन ऑफिस टाइम पर पहुंचने के लिए मेट्रो ट्रेन से सफर करना ज्यादा कन्वीनियंट हो तो आप मेट्रो का ही इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे इसकी इतनी आदत हो जाएगी कि बाइक चलाना आपको बोरिंग लगने लगेगा। यही है जिंदगी में परिवर्तन यानी चेंज के लिए तैयार रहने की हिम्मत। ये सबके अंदर होती है। इस किताब में अल्बर्ट लिबरमैन आपको उस मानसिकता में ले जाते हैं जो जापानी लोगों को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रखती है। जैसे कोई एग्जाम हो, कोई खेल हो या कोई जॉब की बात हो, कोई भी छोटी या बड़ी सिचुएशन हो, जापानी कला है हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार रहना। जापानी लोग हमेशा खुश रहते हैं, आमतौर पर ज्यादा जवान भी दिखते हैं और उनके पास इसी राज का मेडिकल साइंस ने भी पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार जापानी लोग लंबी उम्र तक कैसे जीते हैं और कंपैरेटिवली ज्यादा जवान कैसे दिखते हैं। लेकिन ये राज उनके आत्मबल यानी मेंटल हेल्थ की मजबूरी में छुपा हुआ होता है। जो लोग दिमाग से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमेशा पॉजिटिव वे में जिंदगी जीते हैं, उसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है। सिर्फ मेंटली नहीं बल्कि फिजिकली भी वो सशक्त बन जाते हैं। ये सच्चाई है कि आपकी सोच, आपके थॉट्स और आपका एटीट्यूड आपकी सेहत पर भी असर करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स के साथ जीने वाले व्यक्ति को बहुत कम बीमारियों का खतरा होता है, लेकिन निगेटिव इंसान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होती है। जब इंसान ज्यादा स्ट्रेस लेता है तब उसका शरीर धीरे धीरे नई नई बीमारियों को जन्म देने लगता है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और दिमाग की नसों की प्रॉब्लम वगैरह। स्ट्रेस में सबसे ज्यादा कॉमन है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बार इंसान साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में पड़ जाए तो उसे उभरने के लिए काफी वक्त लगता है। ऐसे में उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है और हर काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बुरी आदतों में पड़ जाता है, अपनी हेल्थ और डाइट का ख्याल नहीं रखता, जिसका असर उस इंसान की फिजिकल हेल्थ पर भी होने लगता है। वो कमजोर पड़ने लगता है, कोई भी काम करने की ताकत नहीं बचती और जवानी में ही बुढ़ापे के लक्षण उसमें नजर आने लगते हैं। लेकिन जब हम हिम्मत के साथ अपना पूरा एफर्ट लगाकर काम करते हैं, तब अंदर से हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम कामयाब होंगे, तो फिर बेवजह किसी बात का टेंशन क्यों लेना। रही काम के स्ट्रेस की बात, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मुश्किलें तो आएंगे ही, प्रॉब्लम्स तो खड़ी होगी। उसका स्ट्रेस लेने की बजाय हमें उनका सलूशन निकालकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसी बातों का स्ट्रेस लेकर कोई फायदा नहीं होता। हाँ, लेकिन नुकसान बहुत होते हैं। ऐसी बातों से आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है, आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते और इससे ना तो आप नॉलेज गेन कर पाते हैं
और ना ही कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। और इन सब का नतीजा आपके काम में फेल्योर के रूप में आता है। अब आप उस फेल्योर से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं या फिर ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आगे आपको सक्सेस मिलेगा या दोबारा फेलियर का सामना करना पड़ेगा। फेलियर की चिंता करके मेंटली अपने आप को कमजोर कर लेते हैं तो फिर एक के बाद एक फेलियर का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसीलिए पॉजिटिव सोच के साथ सबसे पहले आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। खाने में अच्छा और हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि आपको जरूरी प्रोटीन विटामिन के साथ एनर्जी मिले, क्योंकि जब आप सही सलामत रहोगे तभी तो अपना गोल पूरा कर पाओगे। बस यही राज है जापानी लोगों का कि वो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ जिंदगी का सामना करते हैं। जब तक मनचाहा सक्सेस ना मिले तब तक आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन चाहे जितना कोशिश कर ले, ये मन थोड़ी ना आसानी से काबू में आता है। ना चाहते हुए मन में हलचल उठती है। तो इसे कंट्रोल करने के बारे में गणबाते क्या कहता है, जानेंगे अगले एपिसोड में। इंसान की जिंदगी एक बहुत बड़ी पहेली होती है जिसे सुलझाते सुलझाते जिंदगी निकल जाती है। ठीक वैसे ही हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की शब्दों की पहेली कहकर उनके जवाब में जिंदगी का असली मकसद समझाना बहुत पसंद होता है। आपने भी कई सारी पहेलियां बुझी होंगी। ठीक उसी तरह जापानियों के लिए गणबाते पहेलियां बुझने का काम करता है। इन पहेलियों के जरिए बौद्ध अपने शिष्यों को मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि ये इंसान का स्वभाव है कि वो हर एक वाक्य का अर्थ जानना चाहता है। इंसान का स्वभाव ही क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होता है। कभी कभी हम शब्दों के अर्थ निकलने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हालांकि अक्सर हम अपनी दिमाग की ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पहेलियां गलत फहमी पैदा करते हैं। फिर भी इसी तरह हमारे दिमाग को बनाया गया है कि हम हर सवाल की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। और इंसान के इसी स्वभाव को समझकर गणबाते पहेलियां पूछता है। इन्हें कोआन कहा जाता है। चलिए कोआन के कुछ मुद्दे जान लेते हैं। जैन बौद्ध धर्म में कोआन सबसे अच्छी ट्रेडिशन में से एक है। आमतौर पर निरर्थक यानी बिना किसी काम के कहे जाने वाले वाक्यों का असली मतलब बहुत बड़ा होता है। ध्यान यानी मेडिटेशन में कही सुनी बातों से परे ले जाकर इंद्रियों को जागरूक करने में कोआन का बहुत बड़ा असर होता है। हम सभी क्यूरियस होते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। कोआन ऐसे कम्युनिकेशन से काफी अलग है। बौद्ध धर्म के विकास के दौरान राजनीति और फिलोसॉफी अलग अलग नहीं थे। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत में क्षेत्रीय सरकारों के साथ बातचीत करते हुए बिताई, जबकि उनकी फिलॉसफी उत्तरी एशिया में ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे अब हम आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में कोआन को होशियार और काबिल व्यक्ति के दिमाग को भी सोच डालने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि उसका दिमाग और ज्यादा तेज तर्रार बन सके। कोआन को कभी कभी बेमतलब की बात कहा जाता है, लेकिन कोआन में लॉजिक से ज्यादा संदेश को इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा रंग ज्यादा पसंद है, बैंगन या नारंगी, तो आपका जवाब क्या होगा? आप तुरंत कोई एक रंग चुन लेंगे। लेकिन इसके बजाय अगर मैं पूछूं कि आपको कौन सा रंग ज्यादा पसंद है, बैंगन या सात, तो आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे कि सात नाम का कोई रंग नहीं होता है। फिर भी जवाब देने से पहले आपके मन में कुछ देर के लिए डाउट आएगा कि कहीं मैं सात रंगों की बात तो नहीं कर रहा। वही एक पल कोआन के पीछे का सबसे बड़ा बेस है। कोआन अज्ञानता के मन को तोड़ने और सत्य की आंख खोलने के लिए बेजोड़ उपाय है। उदाहरण के लिए तांग युग के दौरान एक भिक्षु ने पूछा कि क्या कुत्तों में बुद्ध प्रकृति होती है, जिस पर गुरु चाओ चाओ ने उत्तर दिया मुंह, जबकि एक सरल उत्तर होता कि नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी ये पहला कोआन इतना आसान नहीं है। जैन में इस कोआन को आत्मज्ञान का द्वार कहा गया है। दो भिक्षु एक झंडे को लेकर बहस कर रहे हैं।
एक कहता है झंडा हिल रहा है, दूसरा हवा चल रही है। एक तीसरा पास आता है और कहता है न हवा चल रही है न झंडा हिल रहा है, सिर्फ मन गतिशील है। कुआन न तो अर्थहीन है और न ही पहेली है। अब ये पहेली और उसका जवाब हमें उलझन में डाल सकता है, लेकिन इन जवाबों के पीछे जीवन का रहस्य छुपा है। सच में ये इंसान का मन ही होता है जो गतिमान होता है। ये बस भागते रहना जानता है, बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य की ओर भागते रहता है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि हम भी बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहे। आखिर गणबाते भी तो यही सिखाता है। दोस्तों, गणबाते का इस्तेमाल करके हम जिंदगी में सचमुच एक स्टेडी एंड कांस्टेंट ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि गणबाते के उदाहरण और उनसे मिलने वाली प्रेरणा सबसे अलग और असरदार है। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस सुख और समाधान को अपनाने का नजरिया होना चाहिए। अब देखिए ना, एक बिल्ली अगर 8 सालों तक किसी रेलवे स्टेशन की स्टेशन मास्टर बन सकती है, तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उम्मीद है आपको गणबाते की प्रेरणा सीखने वाला हमारा ये शो पसंद आया होगा।